चलिए अब हम रुक करते हैं आईपीओज की तरफ। आईपीओज है जो 3 नए आईपीओज, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुकी है, मिस आस्था जैन, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट हेम सिक्योरिटीज। आस्था, ऑलवेज ए प्लेजर टू होस्ट यू एंड पीपल आर वेटिंग कि आस्था मैम कब आए और कब हमको आईपीओ पे बताएगी क्या करना है। Thank you. Thank you, Gitu, for calling me on the show and good afternoon to everyone. चलिए अब शुरुआत करते हैं। शुरुआत का आईपीओ ले लेते हैं जो आज नहीं, आज खुले हैं सारे। सो एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज आईपीओ, ये छोटा सा आईपीओ है, इसी से शुरुआत करते हैं। 120 से 127 रुपए का प्राइस बैंड, 167 करोड़ रुपए का इशू साइज, फ्रेश इशू है, लॉट साइज 110 शेयर्स का है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 13,970 एंड द बिडिंग डेट्स आर, आज खुला है और 27 जुलाई को ये आईपीओ जो है वो बंद होगा। सो आस्था, योर व्यू ऑन एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज। सी एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें तो बेसिकली आईटी मैनेज सर्विसेज, जिसे हम एंटरप्राइज सॉल्यूशंस बोलते हैं, और क्लाउड मैनेजमेंट, तो ये इस तरह का काम ये कंपनी करती है और आईटी के अंदर है। बेसिकली ये जो केटर करती है, ये गवर्नमेंट को केटर करती है, पीएसयूज को केटर करती है, रेलवेज को केटर करती है। और 46% अराउंड रेवेन्यू, अगर हम मोटा मोटी माने, बिटवीन 45 to 46% ऑफ द रेवेन्यू इनका गवर्नमेंट से आता है। अब अगर ये कंपनी देखें तो देखिए, ठीक ठाक कंपनी मुझे लगी। ठीक ठाक इसलिए लगी क्योंकि सरकारी जहाँ पे क्लाइंट बेस हो जाता है तो थोड़ा सा वहां पे कहते हैं ना कि एक इतना अट्रैक्शन नहीं रहता, तो वो एक मेजर कारण है। ऑल्दो इन्होंने डिपेंडेंसी गवर्नमेंट पे अब धीरे धीरे कम करना चालू किया है और अभी 46% है, तो वो एक जरूर चीज देखने वाली होगी। लेकिन वैल्यूएशन की बात करूँ तो ये जो वैल्यूएशन पे लेके आ रहे हैं, वो वैल्यूएशन यहाँ पे मुझे डिसेंट लगी, क्योंकि 120 से 127 के जो प्राइस बैंड पे ला रहे हैं, तो 18 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल निकल के आता है। तो वैल्यूएशन वाइज जरूर इन्होंने एक कंफर्ट छोड़ दिया है। छोटे साइज का इश्यू है और मेरे हिसाब से छोटे मोटे लिस्टिंग गेन हो सकते हैं, और लंबी अवधि के लिए लगाना हो तो लगाइए। तो इस आईपीओ में, क्योंकि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन बिजनेस मॉडल का इतना लगा नहीं, लेकिन हाँ, वैल्यूएशन पे कंफर्ट हो रहा है। दूसरी तरफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, तो उसके मद्देनजर सीमित लिस्टिंग गेन या फिर लंबी अवधि के लिए लगाने की सलाह है। और आस्था, वैसे भी जिसके पीछे आईटी लगा होता है उससे लोग दूर ही भागते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेके उनको लगता है कि ये इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियां जो परफॉर्म ही नहीं कर रही बहुत सालों से। सो ये भी उसी लाइन पे है। बट देन आपने जैसे समझाया कि द कंपनी इज डूइंग वेल, इट्स अ प्रॉफिटेबल कंपनी। अगर पैट को देखा जाए तो 40.73 करोड़ के आसपास का पैट देखा है और इट हैज बीन एक्सपैंडिंग एट 35%। सो दैट वेज इट्स गुड। बट एक मेजर रिस्क फैक्टर जो है, जो आपने कहा कि इट्स मेजर डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट ऑर्डर्स, राइट? जी, वो एक रहता है और उससे थोड़ा सा अट्रैक्शन कम हो जाता है। और दूसरी तरफ इन्होंने उसको शायद सबसाइड करने के लिए या उसे इक्वलाइज करने के लिए वैल्यूएशन पे थोड़ा सा कंफर्ट छोड़ा है, क्योंकि 18 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आ रहे हैं। और एक और चीज है कि तो छोटे साइज का इश्यू है, और छोटे साइज के इश्यू के लिए मेरा हमेशा से एक ही मत रहा है कि लिस्टिंग के दिन इसमें उठापटक हो सकती है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल बट ड्यू टू दी स्मॉलर इन साइज। क्योंकि T2T में लिस्ट होते हैं 250 करोड़ के छोटे साइज से जो भी इश्यू आते हैं, वो तो उस पे ओके। कमेंट कर पाना वो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि छोटे मोटे लिस्टिंग गेन तो हो जाएंगे, कुछ बड़े लिस्टिंग गेन की यहाँ पे उम्मीद नहीं रखें, और अप्लाई फॉर स्मॉल लिस्टिंग गेन। चलिए अब बड़े आईपीओ की बात करते हैं जिसका साइज थोड़ा बड़ा है और अच्छा भी लग रहा है, बिकॉज द बिजनेस मॉडल इज लाइक दैट। इंटो एमआईएम आईपीओ है। सो कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक? जी बिल्कुल, आईपीओ बहुत पसंद आया। इसके पीछे मैं थोड़ा सा इसका बिजनेस मॉडल समझाना चाहूंगी। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्रिसिशन इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स बनाते हैं, और वो भी मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी यूज करके। एमआईएम जो इसके नाम में भी है, जो टेक्नोलॉजी एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी है। और प्रिसिशन इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ऐसे स्मॉल एकदम एक्यूरेट हम मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जो कहाँ पे फिट होते हैं, जहाँ पे की साइज बहुत स्मॉल होती है, शेप्स काफी कॉम्प्लेक्स होती है, जहाँ पे रिलायबिलिटी और सेफ्टी बहुत क्रिटिकल होती है। यानी कि उन इंडस्ट्रीज में ये मैकेनिकल पार्ट्स यूज होते हैं। इसमें कौन सी इंडस्ट्रीज आ गई, एरोस्पेस आ गया, डिफेंस इक्विपमेंट आ गया, मेडिकल डिवाइसेस आ गया,
ऑटोमोटिव हम्म सेंसर्स आ गए। तो ऐसी इंडस्ट्री में ये मैकेनिकल पार्ट्स लगते हैं। अब देखिए इसकी एक बड़ी ब्यूटी क्या है कि ये जो पूरी टेक्नोलॉजी, एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसमें मेटलर्जी पाउडर यूज होता है और इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो ये इंडिया में कोई नहीं बनाता। प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग में तो काफी कंपनीज मिलेगी, लेकिन मेटलर्जी पाउडर यूज करके जो ये पूरी टेक्नोलॉजी है, ये इंडिया में कोई नहीं करता। इंडिया में ही नहीं, अगर मैं ग्लोबल लेवल पे भी बात करूं तो सिर्फ एक चाइनीज कंपनी है, हम्म जियांगसू जियान करके, आई होप मैंने इसको सही से प्रोनाउंस किया हो। तो सिर्फ एक हम्म वो कंपनी है लिस्टेड स्पेस में जो कि ये काम करती है। तो ओके ग्लोबल लेवल पे भी इनका मार्केट शेयर है। तो ये कंपनी इंडिया बेस्ड नहीं, ये ग्लोबल लेवल की कंपनी है। और जो इनका काम है बेहद शानदार है। और ये हर कोई कंपनी रेप्लिकेट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इस तरह का काम जहां पे किया जाता है वहां पे हाई इन्वेस्टमेंट लगता है। का टेक्नोलॉजी नो हाउ बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट्स काफी हाई हो जाते हैं। और जब ये कंपनी काम करती है तो इनको बल्क में ये काम काम करते हैं, एकदम जिनमें वॉल्यूम बहुत हाई होता है, तभी इनके लिए ये इकोनॉमिकल पड़ता है। तो इस तरह का काम कोई करता नहीं है। इंडिया में अपनी ही तरह की कंपनी है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। वैल्यूएशन ठीक है, क्योंकि 44 to 45 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आ रहे हैं। सुनने में ज्यादा लगेगा, लेकिन इंडिया में अगर कोई प्योर नहीं है तो स्केर्सिटी प्रीमियम इसको मिलेगा, क्योंकि कोई दूसरा कंपनी इस तरह का काम नहीं करती। और जो हमने चाइनीज कंपनी की भी बात की तो उसका वैल्यूएशन ज्यादा है। तो उस हिसाब से ये ठीक ठाक वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ ला रहे हैं। इसलिए हमारी राय है, बिल्कुल इसमें सब्सक्राइब करिए, लंबी अवधि के लिए भी करिए, लिस्टिंग गेन के लिए भी करिए। और मेरा तो ये मानना है कि ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक के तौर पे अगर आप पोर्टफोलियो में भी रखेंगे तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी अच्छा रिटर्न देगा। तो हर तरह के निवेशक इस आईपीओ में सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिस्टिंग गेन के लिए भी और लंबी अवधि के लिए भी। आस्था, ये आईपीओ प्रोसीड्स का यूटिलाइजेशन कैसे करने वाले हैं? देखिए बहुत बड़ा प्रोसीड्स का ये यूज नहीं हो रहा, क्योंकि ये 3,000 सिर्फ 500 करोड़ ही फ्रेश इशू है, बाकी पूरा ओएफएस है। तो ये हम्म चीज हमें समझनी पड़ेगी। दूसरा क्या है, इनको इतने ज्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी काफी कम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर रहे हैं। तो मेनली तो ये अपनी बोरोइंग्स को सेटल करने के लिए या रिपेमेंट ऑफ द बोरोइंग्स के लिए इन्होंने यहाँ पे बताया है कि आईपीओ प्रोसीड्स ये यूज करेंगे। लेकिन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलरेडी ये 40% के आसपास चल रहे हैं। तो कम है, तो इनको हाई कैपेसिटी के आगे लगाने की भी जरूरत नहीं है, जिसके लिए यूजुअली कंपनीज फंड्स उठाती हैं। कुछ एक एरियाज में इनको थोड़ा कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन मेन एरिया में अभी इतना जरूरत नहीं है। तो आईपीओ प्रोसीड्स रीपेमेंट ऑफ डेट के लिए है। बट कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। मैंने इसीलिए उस पर थोड़ा सा रोशनी ज्यादा डाली, ताकि ये समझ में आए कि क्या काम ये लोग कर रहे हैं, और इसीलिए सब्सक्राइब की रेटिंग दी गई। जी, एक बार बता दूं, इंडो आई एम एम आई एम आईपीओ का प्राइस बैंड जो है 461 से 485 रुपीज पर शेयर का है। आईपीओ जो है जुलाई 23 से जुलाई 27 तक खुला रहेगा। एंड इट इज मेजरली इट्स एन ओएफएस, 3,311 करोड़ का ओएफएस, फ्रेश इशू ऑफ 499, यानी कि 500 करोड़ के आसपास का है। चलिए, तीसरा इशू की बात करते हैं, लोहिया कॉप आईपीओ। बिडिंग डेट जुलाई 23, जुलाई 27 इज द लास्ट डेट ऑफ फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशंस। प्राइस बैंड 402 to 424। इशू साइज 1,101 करोड़। ओएफएस, ये पूरा ओएफएस ही है, 1,100 करोड़, 101 करोड़ का। और लॉट साइज इज 35 शेयर्स। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 14,875। सो लोहिया कॉप क्या करेंगे? देखिए लोया कॉर्प की बात करें तो ये एक वर्ल्ड की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है टेक्निकल मशीनरी की, जो कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स में काम में आती है। तो ये हम्म मशीनरी बनाते हैं। और हम्म ये जो बेसिकली ये मशीनरी किस काम में आती है, जैसे आपने वोवन सेक्स बनाए, जंबो बैग्स बनाए, तो इस हम्म तरह के प्रोडक्ट्स बनाने में ये मशीनरी काम में आती है। ये जो हम्म कंपनी है ये भी वर्ल्ड लेवल की है, क्योंकि इनके ग्लोबल लेवल पे भी इनका मार्केट शेयर है। इंडिया में भी इनका 40 45% से ऊपर का मार्केट शेयर है। और अगर मैं वर्ल्ड की लेवल की बात करूं तो भी 15% का मार्केट शेयर इनका ग्लोबल मार्केट शेयर में भी इनका ये कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हम्म अच्छी लग रही है ये कंपनी। मेरे हिसाब से थोड़ा सा वैल्यूएशन अगर ये और डिसेंट कर लेते तो हम्म और ज्यादा इसमें एक बड़ी प्रीमियम लिस्टिंग होने की उम्मीद थी। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद ना रखें। सीमित हम्म लिस्टिंग गेन या फिर लंबी अवधि के लिए लगाएं। बाकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है। और हम्म मेरे हिसाब से वैल्यूएशन में थोड़ा सा और ये ऊपर में कंफर्ट छोड़ते तो और बढ़िया लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद होती। तो छोटे हम्म मोटे लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए लगाने की।
आस्था, इस बार के तीनों आईपीओ जो हमने डिस्कस किए हैं, इसमें एक बात जो कॉमन है वो है प्रॉफिटेबिलिटी। तीनों ही कंपनीज जो है वो काफी प्रॉफिटेबल है, राइट? जी बिल्कुल, ये अच्छा है। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में तीनों ने बहुत अच्छी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाई है, तो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी हमें आकलन में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अलावा भी दूसरे पैरामीटर्स को कंसिडर करना पड़ता है। तो उस हम्म। हिसाब से इंडो एमआईएम हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगा। साइज भी हम्म। बड़ा है, बिजनेस हम्म। भी एक्सेलेंट है, और हम्म। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छी है। तो पहले हम्म। नंबर पे इंडो एमआईएम है, और उसमें लगाने की बिल्कुल यहाँ पे राय है। लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए लगाइए। तीनों में से अगर एक के साथ जाना है तो इंडो हम्म। एमआईएम पे लगाने की राय। और तीनों में दो के साथ जाना है तो सो इन देखिए शॉर्ट, रैंकिंग। जी, जी। देखिए एक्स्ट्रा नेट और जो हमारा लोहिया है, वो दोनों को आप लोहिया को दूसरे नंबर पे, एक्स्ट्रा नेट को तीसरे नंबर पे रख सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा नेट के साथ क्या, साइज बहुत छोटा है। तो मैंने जैसे बोला, लिस्टिंग के दिन एक बड़ा उठापटक भी हो सकता है। तो उस हिसाब से हो सकता है कि एक लिस्टिंग पे वो लोहिया से ज्यादा भी प्रीमियम दे दे, तो हम्म। उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी दूसरे नंबर पर लोहिया को रख सकते हैं, तीसरे नंबर पे एक्स्ट्रा नेट को भी रख सकते हैं। क्योंकि छोटे साइज का इशू है, तो कुछ बहुत बड़ा गेज यहाँ हम नहीं कर सकते। बट इन दोनों इश्यूज के साथ एक ही चीज है कि थोड़ा प्राइसिंग और कम होता तो यहाँ पे भी बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद रखी जा सकती थी। लेकिन मुझे लगता है छोटे मोटे लिस्टिंग गेन दोनों आईपीओ में हो सकते हैं। जी, आस्था, जाते जाते ये बताइए कि एसबीआई फंड्स की लिस्टिंग तो काफ़ी अच्छी हुई थी, उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमने देखी। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं, इस लेवल्स पे क्या करना चाहिए? जी देखिए, बिल्कुल। मैंने जिस दिन लिस्टिंग हुई थी, शायद उस दिन भी मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे चर्चा की थी कि 610 का एक लेवल है, उसके हम्म। नीचे अगर ये जाता है तो थोड़ा सा ये वीक हो जाएगा। और हम्म। इनफैक्ट जिस दिन लिस्टिंग का डे था, उसका क्लोज 609 के नीचे हुआ, और उसके बाद से हमने थोड़ा सा एक फॉल भी देखा, 575 तक का भी लो बनाया। तो मुझे हम्म। लगता है कि अभी थोड़ा टाइम ये थोड़ा एक सबड्यूड रह सकता है। लेकिन ओवर ओके। द पीरियड ऑफ अ टाइम, और ये मैंने चर्चा की है, ये मीडियम टर्म और लंबी अवधि में 660 700 के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम, नॉट इमीडिएट। तो ये साफ हिदायत दी गई थी कि 610 का एक स्टॉप लॉस लगा के रख हम्म। सकते हैं। तो हम्म। डेफिनेटली लिस्टिंग के दिन वो तो स्टॉप लॉस के नीचे का ही क्लोज था, 609 का। तो कुछ एक प्रॉफिट जरूर वहां पे इन्वेस्टर्स ने बुक किया होगा। बाकी हम्म। अगर लंबी अवधि के लिए रखेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं है। इसमें हम्म। मुझे लगता है कि लंबी अवधि में यहाँ पे 660 तक के लेवल्स हमें वापस से देखने को मिलेंगे। आस्था, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे थैंक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।